हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और हमारी जो ज्योग्राफी वाली सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कृषि की। तो कृषि, आप लोगों को पता है कि कृषि जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे देश में, क्योंकि हमारी जो 70% जनता है या लगभग 70% की जनता जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जो 30 से 35% लोग ही हैं वही जो शहरी क्षेत्र में निवास करते वो औद्योगिक में निर्भर रहते हैं, और लगभग 50 से 55% जो कार्यबल है वो कृषि में ही काम करता है। इसलिए कृषि जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये हमारे भारतीय जीवन की आधी जनसंख्या का आधार है। तो आइए कृषि पे बात करते हैं। इससे संबंधित जो एमसीक्यू हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और ये जो है यहाँ से मोस्टली यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों में क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना अच्छा है। तो इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। ये है हमारा कृषि, इसके कुछ नोट्स पॉइंट हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका, जैसा कि हमने पहले बात की, इसकी अहम भूमिका है। भारत की आर्थिक समीक्षा 17-18 के अनुसार देश की आबादी का लगभग 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है, जबकि आर्थिक समीक्षा 20 और 21 के अनुसार लगभग 54, यानी कि हमने बोला था 50 से 55%, तो यह है 54.6% कार्यबल कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में, मतलब 2011 की जनगणना है उसके अनुसार, है ना। 54% जनसंख्या कृषि में कार्यरत है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021-22 में देश के जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसकी जिम्मेदारी कितनी है, यानी हिस्सेदारी कितनी है, तो 20.2%। जबकि वर्ष 2020-21 और 22 में जो इसकी जो प्रतिशतता है वो कितनी हो गई है, तो 18.8%। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, यानी कि पहला जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है वो 1860 में बना था। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यानी कि यूपीएयू के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत, हमें पता है ये हमारे यूपी के सीएम रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था इसका नाम बदल के। भारत में 15 जलवायु यानी कि कृषि के जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 15। ये संख्या याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, तो देखिए एग्रो इकोलॉजिकल जो रीजन्स हैं वो कितने हैं, 20। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो पारिस्थितिकी के 20 और जलवायु के 15, और कृषि 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार, इन प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। आगे देखते हैं, कृषि माने भारतीय कृषि का इतिहास जो है वो M.A. रंधावा द्वारा लिखी गई है। इसका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहन स्वरूप के बजाय कौन से स्वरूप में, व्यापार यानी व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप से ग्रहण करती जा रही। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों में सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो होती है या होनी चाहिए, उसकी 14% तक होनी चाहिए। कृषि के युग्म पैदावार यानी डबल क्रॉपिंग का आशय है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डबल क्रॉपिंग का क्या मतलब है, ये आपको प्री में सिर्फ शब्दावली देगा और उसके नीचे 4 पॉइंट दे देगा कि इसमें से बताइए कौन सा डबल क्रॉपिंग को फॉलो करता है या कौन सा डबल क्रॉपिंग का परिभाषा है। आगे देखते हैं, एक ही साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना अंतर फसली यानी इंटरक्रॉपिंग खेती कहलाती है।
मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से। देखिए जहाँ मिश्रित लगाया गया है वो पशुपालन और खेती एक साथ में, जैसे मुर्गा पालन कर लिया उसी में मछली पालन और खेती भी हो रही, इस टाइप का हो गया, जिससे खेती से शेष बचे समय को पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भारत में ठेकेदारी कृषि यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में पंजाब अग्रणी। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की जो कुल भूमि का 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। देखिए 10% से भी कम क्षेत्र पे कृषि होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। भारत में लगभग 2018-19 में कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है वो 45.28%, वन क्षेत्र है 23.40%, और अन्य क्षेत्र जो है 31.32। अन्य क्षेत्र आप समझ सकते हैं, जैसे बंजर हो गया जब, या फिर रेगिस्तान वाला एरिया हो गया, इस टाइप से कोई भी अन्य क्षेत्र में आते हैं। विश्व के शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन तथा भारत द्वितीय स्थान पर है। चीन पहले, भारत द्वितीय स्थान पर, आप समझ जाएंगे। 10 देशों में किसके? चावल, है ना, चावल के उत्पादन में। आपको पता है भारत में चावल अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी भारत दूसरे में है, चीन पहले नंबर पे है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 35.55% आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भाग पर चावल की कृषि की जाती। कितने भाग पर? 35.55% भाग पर। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक यानी एनपीके उपभोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। यानी ये लोग जो हैं ना, पांचों बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। तो ये जो है सर्वाधिक 5 राज्य हैं जो उपभोग करते हैं, है ना, उर्वरक का उपभोग करते हैं। सर्वाधिक उर्वरकों का उपभोग करने वाले 5 राज्य हैं। यानी ये लोग जो उत्पादन करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या डालते हैं? बस यूरिया डालो और पोटास डालो, है ना, ये सारी चीज़ें। ये चावल खाने वाले नहीं, माफ़ करिएगा, यहाँ पे हमने एनपीके के उपभोग को बताया, ना कि चावल के उपभोग को। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से सर्वाधिक उर्वरक उपयोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। देखिए पंजाब में प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो ये जो है 246 किलोग्राम, 246.71 किलोग्राम जो है एक हेक्टेयर में डालते हैं। हरियाणा में 221 है, आंध्रा में 207 है, बिहार में 202 है, और आगे तेलंगाना में 200 किलोग्राम। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि पुदुचेरी हो गया, कितना है? 312.04 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देख रहे हैं आप उर्वरक का कितना ज़्यादा उपयोग में खपत सर्वाधिक है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत में 20 ग्राम जब संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे ना, तो तीनों चीज़ों की देखिए, एक उत्पादकता बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए। जब लेकिन आज क्या हो गया है, आज हम लोग असंतुलित उर्वरक का प्रयोग करने लगे। बस एक ही चीज़ देखते हैं कि उत्पादकता बढ़े, है ना, उसकी गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। भारत में बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ दें, तो जैसे जो एक ही टाइप के विचार रखने वाले किसान हैं, एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं के साथ तथा साथी किसानों को बीजों की ज़रूरत उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। एग मार्क, एग मतलब होता है एग्रीकल्चर, तो हम यहाँ पे देख लेंगे एग्रीकल्चर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। एग मार्क किसकी है? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो प्रायोजित है तो इसमें कौन कौन है? केंद्र और राज्य दोनों होंगे। ये केंद्र सरकार प्रायोजित करती
माफ़ करिएगा, ये प्रायोजित योजना स्कीम नहीं है, ये योजना है तो केंद्र सरकार की है ये योजना, जो कृषि उत्पाद यानी ग्रेडिंग तथा एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत, ये अधिनियम एक बार प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक मार्क वाला सीधे कि कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 है। कृषि संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को उत्साहित करती है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता, ये देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये खेत की जो मृदा होती है उसकी गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता, सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन, किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो केसीसी बनता है गाँव में किसानों का, पूरे देश में संचालित हो रही है। इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा यानी लोबिया में हमने देखा था पहले भी 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि के पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा एक प्रकार की ये घास फूस जैसा होता है। ढैंचा 0.42%, सनई में 0.43% और ग्वार की छिया तो हम लोगों ने खाई भी है 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। देखिए ये नाइट्रोजन से युक्त होते हैं, किंतु सनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन कितना लगभग 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। देखा कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, यानी कि नाइट्रोजन हमें डालना नहीं पड़ेगा कोई उर्वरक के रूप में। ये जो है हमारी हरी, जो हमने पढ़ा था अभी, जो हरी खाद है वहाँ से प्राप्त होगा ना ये हरी खाद। ढैंचा से लगभग 84 से 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ग्वार से 68 से 85 किलोग्राम तथा लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन को प्राप्त होता है। मतलब नाइट्रोजन जो है खेत को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरकों के घोलकर सिंचाई से है। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। क्षारीयता मतलब पीएच वैल्यू कितनी है, 7 से ज़्यादा है ना, तो उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब किसका, यानी कि जल में उर्वरक को घोल कर डालें। घुले उर्वरकों में सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित हो जाती है। इससे रासायनिक, देखिए एक जो इसके लिए एक विधि चली थी फर्टिगेशन मतलब जिसमें फर्टिलाइजर था और इरिगेशन था, है ना। तो ये क्या था कि मतलब जो हमारे जो उर्वरक हैं उनको घोल के पानी में डालना है ना, लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके रासायनिक पोषकों को निच्छालन में भी कमी आती है। निच्छालन क्या होता है, जब मिट्टी के ऊपरी हिस्से पर नहीं रह जाता उर्वरक, वो कहाँ चला जाता है, छन के नीचे चला जाता है, तो इससे पौधों को जो है ज़्यादा पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो अगर हम घोल के डालेंगे तो निच्छालन भी कम होगा। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। राक फॉस्फेट या फॉस्फेट के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग में उपयुक्त नहीं है। इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। देखिए जो जल में नहीं घुलनशील है वो फर्टिगेशन में नहीं ला सकते, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि उर्वरक जो हो वो पानी में घुल जाए, तभी तो हम छिड़काव कर सकते हैं अच्छे से। आपने देखा होगा कि एक किसान जो है अपनी पीठ पे एक बोतल जैसा, चौकोर बोतल जैसा भर लेता है और फिर हाथ से ही छिड़काव करते हुए चला जाता है, तो वो है फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, यानी कि जो उर्वरक है उनको जो पानी में घोल के छिड़काव करने पे, है ना। कृषि में सूनी जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर, सूनी जुताई का मतलब होता है, ये अर्थ अच्छे से समझ लीजिएगा, सूनी जुताई का मतलब होता है जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ है अगर हम जुताई ना करें, तो फसल लागत में कमी आएगी, यानी कि जो जुताई में पैसा लग रहा था वो नहीं लगेगा, तो पैसे
कम लागत लगेगी। पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है, तो जो इससे पहले फसल लगी थी उसकी पत्तियां वगैरह सब उसी में पड़ी रहेंगी, जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आएगी। अब वो जब गलेगी तो वो क्या देगी, वो हमें कुछ ना कुछ देगी। जैसे जो अगर लोबिया है उसकी पत्तियां उसी में डाल दी जाए तो हमें नाइट्रोजन दे रही थी, इसी टाइप से, है ना। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती। देखिए नर्सरी में क्या होते हैं, धान के पौधे एक जगह उगा लेते हैं, फिर एक एक करके लगाते हैं। तो अगर वो न लगाएं, सीधे छिड़काव कर दें तो क्या होगी, श्रम की बचत होगी। फसलों द्वारा वायुमंडल में अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन पृथक्करण होता रहता है ना। जैसे वायुमंडल से जो है कार्बन पृथक्करण होता रहता, यानी कि जो उत्सर्जित होता वो नहीं होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं। भारत में परितंत्र अनुकूलन कृषि में विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है। इसमें सिंबाधिक यानी कि दलहनी फसलों की अधिकता। सिंबाधिक से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बढ़ाता है, जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। भारत की योजना आयोग ने वर्ष 1989 में मृदा वर्षण, तापमान, उच्चावच, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 वृहत कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में कृषि को जो है 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। 127, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है कृषि जलवायु प्रदेश और कौन कौन से राज्य में जो राज्य हैं वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो पश्चिमी हिमालय श्रेणी में आता है। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में आता है। ये कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा आप। निचली गंगा मैदान में कौन कौन आता है, तो पश्चिम बंगाल इसमें भी आता है। यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल आ रहा था। आगे देखते हैं कि मध्य गंगा का जो मैदान है उसमें कौन कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। आगे देखते हैं उत्तरी गंगा के मैदान में कौन आता है, तो कि उत्तर प्रदेश फिर इसमें आता है। यानी कि ओवरलैपिंग है ना, जो ये पार्ट्स बांटे गए इनमें ओवरलैपिंग है। गंगा पार का मैदान जो है उसमें चंडीगढ़ आएगा, दिल्ली आएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आएगा। पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि आते हैं। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र आता है। आगे देखते हैं। दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आते हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में कौन आता है, तो आंध्रा, ओडिशा और पुदुचेरी आता है। पश्चिमी तटीय मैदान में कौन आता है और पर्वतीय मैदानों में, पश्चिमी तटीय और पर्वतीय क्षेत्र में कौन आता है, तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो गया। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, तो गुजरात में गुजरात हो गया, दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप हो गया। पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, तो पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान आ गया। द्वीपीय क्षेत्र में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, है ना। तो ये आपने पढ़ लिए जितने भी ये कृषि के क्षेत्र दिए हुए थे। आगे देखते क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो है नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में, है ना, ये पारिस्थितिकी के 20 हैं और हमने उसके 15 पढ़े थे। तो पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं और कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश कौन से, ये देखिए एक सीरीज में या श्रेणी में या फिर एक जो यहाँ पे वो दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, इसमें बताए गए हैं। हम पढ़ लेते हैं इनको। कि पहला है कि शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एरिड जो इकोसिस्टम है, तो उसमें कौन कौन आता है, तो हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय है वो आएगा, संपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, पश्चिमी मैदान तथा कच्छ प्रायद्वीप, दक्कन का पठार। दूसरा है अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, तो सेमी एरिड इकोसिस्टम, तो जो सेमिड वाला है वो उत्तरी मैदान यानी कि उत्तरी गंगा मैदान, उत्तरी मैदान राजस्थान उच्च भूमि, गुजरात का मैदान। आगे देखते हैं उत्तरी मैदान मध्य गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, मालवा पठार हो गया, गुजरात का मैदान हो गया, काठियावाड़ प्रायद्वीप हो गया, दक्कन का पठार आएगा इसी में, मिश्रित लाल काली मृदा भी इसी में आएगी, दक्कन का पठार लाल बलुई मृदा भी आएगी। ये देखिए उपाद पारिस्थितिकी तंत्र,
तो जो ये सब ह्यूमिड है इकोसिस्टम वो, तो सब ह्यूमिड इकोसिस्टम में पूर्वी पठार, सतपुड़ा श्रृंखला, महानदी बेसिन, पूर्वी पठार, बुंदेलखंड वाला उच्च भूमि, पूर्वी पठार लाल और लेटराइट मृदा वाला, उत्तरी मैदान, निचली गंगा मैदान, पश्चिमी हिमालय, जम्मू और कश्मीर, ऊसर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल बेसिन। आगे देखते हैं आर्द्र, परार्द्र, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि ह्यूमिड और पर ह्यूमिड इकोसिस्टम। तो इसमें कौन कौन आएगा, तो असम आएगा, इसमें बंगाल आएगा और उत्तरी बंगाल आएगा, लेकिन मैदान उत्तरी बंगाल का मैदान आएगा, पूर्वी हिमालय आएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आएंगी। अगला देखते हैं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, कोस्टल इकोसिस्टम। तो पूर्वी तटीय मैदान तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा इसमें। और ये पूरा 20 नंबर पे क्या है, पश्चिमी घाट यानी तटीय मैदान और पश्चिमी पहाड़ियाँ, ये दोनों आएंगी। आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि स्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। तो हमें स्थायी यानी कि पर्माकल्चर जो है, इसकी अगर थोड़ी सी डेफिनेशन मन में आएगी तो हम आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है। देखिए एक धान्य जो है कृषि पद्धति अच्छी बात नहीं होती कि हम हमेशा एक ही फसल लगाया दे रहे हैं, धान पे धान, धान पे धान बोए दे रहे हैं ना। मतलब फसल की जो डाइवर्सिटी होती है वो मृदा के लिए अच्छी होती है। तो अगर स्थायी कृषि करेंगे तो हम एक धान्य पद्धति को हतोत्साहित करेंगे ना, तो ये बात ठीक होनी चाहिए। आगे हम इसका देख लेंगे। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। आपने देखा है कि जो इस समय रासायनिक कृषि चल रही है उसमें क्या करते हैं, एक ही फसल। पिछली बार धान लगाया था 50, मतलब कुछ क्षेत्र में 50 कुंटल हो गए, तो फिर हम वही लगा रहे हैं। तो इसलिए ये बात सही है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जो पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं है। तो हमें पता है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि जो के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है। आपको पता है कि मतलब कि लवणता में वृद्धि, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। और जब हम एक रासायनिक बहुत ज़्यादा रसायन डालते रहेंगे तो मृदा की लवणता में तो वृद्धि हो ही सकती है। तो ये आप बात ठीक लग रही है। जबकि जो स्थायी कृषि है उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, समय समय पे जो फसल है वो बदलती रहेगी। यानी कि जो फसल का वो है ना, मतलब विविध फसल उसका यूज करेंगे, तो वो जो है मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखेगा। आगे देखते हैं। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। एक बात देखिए, रसायन जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कैसे हो सकता, वहाँ के लिए तो पानी ज़्यादा चाहिए ना। तो किंतु ऐसे और स्थायी कृषि में पानी और उर्वरक होते नहीं तो कम, यानी कि अगर थोड़ी शुष्क रीजन भी है तो वहाँ भी बोई जा सकती। तो हमारे हिसाब से तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत हुआ। अगर एलिमिनेशन लगा तो 2 ऑप्शन चले जाएंगे, और हमने पहले ही देख लिया कि 1-2 बार ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोला चौथा ऑप्शन। मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रसायन कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं। सही बात है। स्थायी कृषि में अगर हम मल्चिंग कर लेते हैं, मान लो हमने कुछ पत्तियों को लिया और कहीं पे दबा दिया, हम उनका मतलब खाद बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मल्चिंग है ना, तो वो ठीक है। लेकिन रासायनिक कृषि में रसायन जब हैं तो फिर मल्चिंग की आवश्यकता कहाँ रहती है। इसलिए जो ऑप्शन बी है उसका जो सही उत्तर है, ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया है और 2021 में ही पूछा गया था, मतलब हाल के 2 वर्षों में। इसकी हम एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेंगे, तो इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी और स्पष्टता आएगी। प्रकृति के साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की विधि को स्थायी कृषि कहते हैं। देखिए ये अच्छी बात है ना, हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट है ये कि हमें स्थायी कृषि करनी चाहिए। इसमें मृदा जल और प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद, प्राकृतिक रूप से जो निर्मित खाद होती है उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, है ना, कि एक फसल बोई, अगली बार उड़द बो दिया, तो फिर उसके बाद गेहूँ, फिर चावल, ऐसे सिक्वेंसली चलेंगे। मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपना कर कृषि की जाती है। अतः 1, 2, 4 सत्य हैं। यह विधि शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावकारी है ना। जब रसायन नहीं है तो हम अगर थोड़ा सा एरिड रीजन है वहाँ भी कर सकते हैं।
आगे देखते हैं, कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज के क्या लगभग है, नहीं, क्या लाभ है होने चाहिए कृषि में शून्य जुताई के। तो ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, क्या लाभ है। तो लाभ हम देखते हैं क्या है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है। हाँ, ये बात ठीक है। आप फसल अवशेष जो है जलाइए नहीं, उसी में गेहूं बो दीजिए, वो जो है एक समय के बाद जो है गल जाएगा उसी में और खाद के रूप में बन जाएगा। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। ठीक है, आप डाल दीजिए सीधे। आप जो नर्सरी है वो पेड़ों को पहले उगाना एक जगह, फिर वहाँ से उठा के दूसरी जगह लगाना, ये ना करिए, तभी संभव है। मृदा के कार्बन पृथक्करण संभव है, तो मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, ये बात ठीक है। क्योंकि जुताई जब करते हैं तो जो मृदा से, क्योंकि यहाँ पे शून्य जुताई लिखा हुआ है ना, तो शून्य मतलब यहाँ जुताई किए बिना जो चीज़ें अभी जैसे हमने पढ़ा था नोट्स पॉइंट में, तो ये पृथक्करण, कार्बन का पृथक्करण वहाँ देखा था कि वहाँ संभव था जीरो टिलेज में। तो ये ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। ये भी देखिए यूपीएससी में 2020 में ही पूछा गया, मतलब हाल ही के 2-3 सालों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वैसे भी हमें पूछा जाए या ना पूछा जाए, कृषि तो हमें अच्छे से पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो जीवन रेखा है वो कृषि पे ही डिपेंड है। देखते हैं, शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। कौन सी फसल की लागत में कमी आएगी। पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है, जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल में अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है। देखिए, जो वायुमंडल में अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ नहीं जाती है, तो मृदा में ही रह जाती है। जब हम जुताई करते हैं तो जो फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन होता है वो वातावरण में मुक्त नहीं हो पाता ना, जो हमने उसमें डाला था जिसके हमारी खाद बनी थी, तो वो कहाँ मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए हमारा वायुमंडल भी अच्छा रहता है। जैसे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण होता रहता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कृषि में फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, है ना। तो यानी कि फर्टिलाइजर तो खूब यूज होता ही आजकल, देखा ही आपने। कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है। तो फर्टिगेशन एक अच्छी टेक्निक है ना आज के समय में। तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। तो जो सिंचाई है उसे जल जो क्षारीय हो गया उसकी नियंत्रण संभव है ना, तो ये बात ठीक है, हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेट। देखिए यहाँ पे एक शब्द लगा है, सभी अन्य फॉस्फेट उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तो हमने एक चीज़ पढ़ ली कि देखिए ये इनको कहते हैं असर्टिव वर्ड्स, है ना। जो असर्टिव होते हैं वो यूपीएससी में बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए, इससे आप बड़े आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे आंसर। देखिए, जब हमने रॉक फॉस्फेट तो ठीक है, लेकिन अन्य सभी फॉस्फेट, अन्य सभी तो ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, मान सकते हैं कुछ संख्या में 8, 10, 12 फॉस्फेट ऐसे हो सकते हैं जो उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, लेकिन सभी का नहीं, है ना। तो ये 2 गलत मान लें, तो 2 गलत माना तो हमारा जो एलिमिनेशन टेक्निक से है हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देख लेते, तीसरा क्या कह रहा, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। तो ठीक है ये बात। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, ये बात भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो एक्सप्लेन दे रखा है उसमें है कि फर्टिगेशन मतलब कि जल में उर्वरकों को घोलकर सिंचाई। फर्टिगेशन विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उनकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषकों के निश्चालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन ही पोटास जो होती है आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। जो जल में घुलनशील नहीं वो इस विधि में नहीं यूज किए जा सकते। ये तो सामान्य सी बात है और सामान्य समझ है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन या किस पद्धति को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है, यानी कि परितंत्र जो है अनुकूल हो कृषि के।
तो फसल का विविधीकरण, तो ये आपको पता है, ये अच्छी बात है, तो हम इसको मान लेंगे। सिम्ब आदि देखिए हमें नहीं पता लेग्यूम की इंटेंसिफिकेशन क्या होता है, तो हम इसको रुक जाएंगे। देखते हैं अगला कि टेंशियोमीटर का प्रयोग, ये भी नहीं पता, तो हम ये रुक जाते हैं। ऊर्ध्वाधर कृषि, तो वर्टिकल फार्मिंग हमें पता है। वर्टिकल फार्मिंग अगर हमें पता हुआ कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये अनुकूल होती है वर्टिकल फार्मिंग, ये मिट्टी के कटाव को रोकती है, क्योंकि हम लोग वहाँ जो मेड़ बना के मिट्टी को कटाव को रोकते हैं, पानी भरते हैं, तो ये ठीक है। तो 1-4 सही है। तो देखिए 1-4 सिर्फ यही है, ये है आपका, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि हम एलिमिनेशन लगा लिया, हमें आता नहीं था लेकिन हमने एलिमिनेशन लगा के वो कर लिया। तो 1-4 इसमें है, ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। और अब 2-3 को पढ़ लेते हैं। तो सिम्बिक आधिक्य और टेंशियोमीटर का प्रयोग, ये जो है अनुकूली कृषि को के लिए ठीक है। तो इसको हम एक बार विस्तार पढ़ेंगे तब हमें और समझ में आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये भी यूपीएससी में ही पूछा गया है 2020 में ही। तो भारत में परितंत्र अनुकूली कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है, जिसमें सिम्बिकाई यानी दलहनी फसलों की अधिकता। अच्छा, सिम्ब आधिक्य का मतलब होता है दलहनी फसलें जो होती है, क्योंकि ये जो होती है नाइट्रोजन से युक्त होती है ना, बहुत अच्छा खेती की मिट्टी के लिए अच्छी होती से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। टेंशियोमीटर फसल सिंचाई की ज़रूरत को बताता है, मतलब हम जान जाएंगे कि फसल को पानी की ज़रूरत है कि नहीं, तो अच्छी बात है टेंशियोमीटर। जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है ना, क्योंकि हम लोग तो ग्राउंड वाटर ही यूज़ करते हैं ना, खूब गांव में इंजन लगा के ग्राउंड वाटर को सिंचाई में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, हमने पीछे पढ़ा भी था कि MS रंधावा है ना, मोहिंदर सिंह रंधावा आपने पढ़ा था। आगे देख लेते हैं इसका विस्तार। इसके विस्तार में जो है भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक जो है MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। इसका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ कथन और 2 कारण दिए हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला कथन है कि भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो हमें पता है कि जो कृषि की जलवायु के क्षेत्र थे वो 15 थे, और जो कृषि पारिस्थितिकी के थे वो 20 थे, है ना। तो ये आई थिंक क्रॉस दिया हुआ है, ये देखिए ये क्रॉस दिया हुआ है। 20 पारिस्थितिकी थे, कृषि जलवायु के 15 थे। पश्चिमी हिमालय शीतल शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो हमें पता है जो पश्चिमी हिमालय है वो शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो ये जो है हम इसका एक्सप्लेन ही सीधे पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो ये जो है कह रहा है कि भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये पश्चिमी हिमालय बता रहे हैं हम, उत्तराखंड में है। जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन यानी कवरेज लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है। अतः कथन 3 भी गलत है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, तो कितने हैं, हमने पढ़ा था कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो वो 20 थे। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। देखिए फिर से दोबारा दोहराव है ये क्वेश्चन का, वहाँ से अगर आपने तैयार किया होता वो आया था, 1 मिनट देख लेते हैं पीछे, ये कब आया था, ये आया था 2020 में, यानी कि हमने 13 वाला अगर पढ़ लिया होता तो 20 वाला में फ़ायदा कर जाता है ना। तो इसका विस्तार देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे है ना, सॉयल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स यानी 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये देखिए अब वहाँ से 20 वो दोबारा आया था, तो हो सकता है 60 पूछ ले कि कृषि पारिस्थितिकी के जो उप क्षेत्र हैं वो कितने हैं। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। आगे देखते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने पढ़ा था 20 है। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है वो है पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव। एक बार ये देख लेते हैं कि हम कौन से नंबर पे थे। तो हमने 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
तो ये जो हैं कि पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव 1968 में जो भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। देखिए वही क्वेश्चन है जो हमने भी आपसे बोला था, मे भी आ जाए। तो ये हमने उप क्षेत्र जो थे वो 60 थे, तो हमने पढ़ा था। आगे देख लेते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ गणना यानी कि जो सेंसस निकलता है भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मिस पी सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सदाशिव के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंधन यानी मोनोग्राफ प्रकाशित किया है, जिसमें भारत को 60 लघु माइक्रो कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न जो है वो कथन कारण के रूप में दिया है, वो देख लेते हैं। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है। तो आपने पढ़ा भी है कि हाँ ये कृषि आधारित है, क्योंकि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो ये बात दोनों ठीक है, लेकिन ये बात इसकी व्याख्या करती ये तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है, लेकिन ये हरित क्रांति को बहुत प्रभावित है, ये सही नहीं है। यानी कि दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, हाँ बी इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु यह निर्वाह प्रकृति की है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। भारत की खाद्य एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यता या बाध्यताएं हैं। तो इसकी क्या बाध्यताएं हम देख लेते हैं। पहला जो इसका ऑप्शन है, कोई भी राष्ट्र जो होता है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है, तो ये बात गलत है। अगला क्या है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियां भी उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं। ये बात भी गलत है, क्योंकि है उनकी सहभागिता। निम्न मूल तथा उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल। तो तीसरी बात ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। आगे इसका विस्तार देख लेते हैं एक बार हम। चूंकि राष्ट्रीय बीज नीति है हमारे पास 2002 में आई थी, जब हमारी जैव विविधता नीति आई थी तभी हमारी राष्ट्रीय बीज नीति भी आई थी। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, अतः कथन एक असत्य हो गया। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों में की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिणाम व उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न है, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकताएं ही पूरी हो पाती हैं। गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति का अंतराल रहता है। ये बात ठीक है कि जो किसान कभी कभी जो मांगते हैं वो उतनी पूर्ति नहीं हो पाती, या तो फिर बीज महंगे होते हैं जो निजी कंपनियां चलाती हैं। इसलिए देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हमने पढ़ा था 1960 में हुई थी। तो ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। जीबी पंत करके नाम था उसका। हम एक बार देख लेते हैं इसका विस्तार। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड, हाँ वहाँ पे जो पंतनगर दिया था वो उत्तर प्रदेश दिया था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। उस समय का उत्तर प्रदेश और अब का उत्तराखंड, क्योंकि पंतनगर उधर ही है ना, में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो हमें पता है जीबी पंत वाला। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1960, ये भी सही है। आगे देखते हैं, विभिन्न खाद्यान्नों की सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 14% से अधिक नहीं होना चाहिए फाओ की रिपोर्ट के अनुसार। देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय लगभग 14% तक ही जो सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए ना, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 14% ही होनी चाहिए कृषि के लिए। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो 16 नंबर प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो जो भूमि, हाँ देखिए नेट बुआई जो हमने पढ़ा था अभी पीछे फैक्ट में, तो नेट बुआई 47%, वन जो है 23 पे थे, और अनुच्छेद जो है 30 है, क्योंकि वहाँ पे तो आई थिंक अनुच्छेद जो है 33 दिया हुआ था। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 31 लगभग दिया हुआ था। हाँ, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। वर्ष 2010 और 9-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है 45%, वन जो 23% पे थे, जबकि अनुच्छेद जो है 31 था। इस प्रकार सन्निकट विकल्प दी ज़्यादा सही है ना। और फिर 18-19 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर क्या हुआ, तो शुद्ध बुआई जो है 45 रह गई, वन क्षेत्र भी 23 ही रहा, और अन्य क्षेत्र भी 31.32 रहा। अन्य क्षेत्र जो है थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में या कृषि के युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, तो कौन सी विभिन्न मौसमों में पर 2 फसल उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार का मतलब, युग्म मतलब जोड़ा है ना, तो 2 फसल उगाने से है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन है। अब इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं एक बार। तो कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग का आशय है एक फसल के वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले वसंत में जौ, शीतकालीन गेहूं और आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। इस रूप में विकल्प ए जो है ज़्यादा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो हमने देखा था मिश्रित में जो है हमने पशुपालन भी कर लिया था, मछली भी पाल ली थी, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा इसके ज़्यादा नज़दीकी ऑप्शन है। तो है कि नकदी एवं खाद्य दोनों शस्यों के साथ साथ खेती। आगे देख लेते हैं 2 या 2 से अधिक शस्यों की एक साथ खेती। आगे देखते हैं तीसरा है कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। तो हमने ये देखा, ये ज़्यादा सही उपयुक्त विकल्प है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो गया। ये देखिए 2012 में यूपीएससी में ही पूछा गया था। निम्न मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती के जो शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। मिश्रित कृषि से क्या सम्मिलित है, तो फिर वही बात पूछा इन्होंने अगले प्रश्न में कि मिश्रित कृषि में क्या क्या सम्मिलित है। तो इन्होंने बोला कि योजनाबद्ध तरीके से फसलों को उगाना, रबी और खरीफ फसलों को एक साथ उगाना, ये सब नहीं है। हम आगे देखते हैं क्या है, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी। हाँ, ये बात ठीक है, हमने पहले भी देखा था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। समानांतर फसल एक उदाहरण है। तो समानांतर फसल क्या होती है, गेहूं और सरसों जैसे गेहूं के खेत में ही एक साथ जो फसल उगाई जा सके। तो कभी कभी क्या करते हैं, गेहूं बोया उसी में कुछ सरसों के दाने भी छिड़क दिए, और जब गेहूं जब तक पकता सरसों के दाने ऊपर निकल जाते हैं, मतलब पेड़ ऊपर निकल जाते हैं, उनको तोड़ के अलग उनको निकाल लेते हैं सरसों, और गेहूं अलग निकालते हैं। तो इसका बी जो है सही उत्तर है। समानांतर फसल के अंतर्गत 2 भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है। देखिए ये अच्छे पॉइंट है कि शून्य प्रतियोगिता एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त करती हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में उत्तर बी जो है ज़्यादा सही है। गेहूं और सरसों समानांतर फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों फिर डैश दिया है को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो सिक्किम में, निम्न राज्यों में यानी कि सिक्किम को छोड़कर सभी में कृषि भूमि की प्रतिशत ज़्यादा। सिक्किम में हमने पढ़ा था 10% ही भूमि पे कृषि होती थी। आइए देख लेते हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग ही कृषि कार्य के लिए उपलब्ध। आपको पता है सिक्किम ही पूरे विश्व का पहला ऐसा राज्य है जो जैविक राज्य है ना, जैविक खेती के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी है जो नहीं है। नहीं पे ध्यान रखना है आपको। तो प्रकृति की अधिक निर्भर होती है हमारे यहाँ, मानसून पे ही हम खेती करते हैं, तब तक सींचते ही नहीं, सोचते आज बारिश हो जाएगी कल बारिश हो जाएगी। दूसरा है उत्पादकता का निम्न स्तर। तो ये बात तो ठीक है कि हमारे यहाँ 1 बीघे में जितनी होनी चाहिए, मतलब 5 क्विंटल होना चाहिए, नहीं होता, 2 से 3 या 4 क्विंटल तक ही रहता है। फसलों की विविधता, ये बात तो ठीक है, हम लोग बोते हैं एक ही नहीं कि मतलब धान लगाए रहते नहीं, या गेहूं की प्रधान बारंबारता नहीं रहती, बदल बदल के लगाते हैं।
बड़े खेतों की प्रधानता, ये देखिए ये हमारा जो है ये हमारी विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ खेत इतने छोटे हो गए हैं कि वो एक समस्या बन गई है ना तो उसमें अच्छे से जुताई हो पाती है, ना तो बड़े साधनों का प्रयोग हो पाता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। भारतीय कृषि, आगे देखते हैं, भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर बड़े खेतों की तुलना में सीमांत भूजोतों की अधिकता है। अगला है प्रश्न, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? तो निम्न उत्पादकता के कई सारे कारण हैं, इनमें से देख लेते हैं कौन कौन है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, हाँ आपने देखा है, प्रचंड बेरोजगारी तो है ही, ये भी निम्न उत्पादकता का कारण है। जोत का छोटा आकार, तो ये बात तो ठीक है, बड़े साधन नहीं प्रयोग कर पाते, यानी मशीनीकरण नहीं है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, ये बात तो ठीक है, वही घर के फसल बोते हैं, कोई जो है अच्छे फसल नहीं मिल पाते, अगर मिल भी पाते तो वो काफ़ी महंगे होते जो किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी जो हैं निम्न उत्पादकता के कारण हैं। इसका हम एक बार विस्तार पढ़ेंगे और भी अच्छे से स्पष्टता आएगी निम्न उत्पादकता क्यों है। भारत की आर्थिक समीक्षा 17-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता। कितना? 49% रोजगार प्राप्त करता। जबकि आर्थिक समीक्षा 20 और 21 के अनुसार देश का लगभग 54% जो कार्यबल कहाँ लगा है? तो कृषि क्षेत्र में लगा है। 20-21 यानी कि वर्तमान कीमतों पर में देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी जो है 20.2% है। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि जोतों का आकार भारत में लगातार छोटा होता जा रहा है। यानी कि जनसंख्या भी बढ़ रही, तो जनसंख्या बढ़ रही तो खेती जो है बढ़ती जा रही है आगे परिवार में, है ना। तो ये उत्तराधिकार के चक्कर में उसका जो आकार है छोटा हो जा रहा है। मतलब बाबा 2 भाई थे, उनके पिता मतलब मेरे पिताजी 4 भाई, ऐसे करके जो सिस्टम बन रहा है, और उनके 2 बेटे तो 8 हो गए। इस तरह जो है बढ़ता बढ़ता बहुत हो गया। इस टाइप से ये परिवार की संकल्पना, ये मेरी नहीं, ये सभी सामाजिक या ग्रामीण परिवार की संकल्पना। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी भी भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है या मुख्य समस्या है। देखिए अगला प्रश्न जो है वो कथन कारण के रूप में दिया गया है। तो इसका कथन है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये बात ठीक है। अगला है, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। तो ये बात भी ठीक है, पारंपरिक खेती में आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये दूसरा पॉइंट भी ठीक है, इसमें जो सामाजिक और पर्यावरणीय लागत जो है सम्मिलित नहीं होती। लेकिन क्या ऊपर वाले का नीचे वाला जो है स्पष्ट कारण है, व्याख्या कर रहा है? तो ये बात ठीक नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसका विस्तार पढ़ेंगे। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप से ग्रहण करती जा रही। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उससे हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया गया। हम आप जानते हैं जो हरित क्रांति है वो कुछ विशेष क्षेत्रों में शामिल थी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब का एरिया हो गया। लेकिन क्या इससे जो सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति हुई, क्या उसको शामिल किया गया है? तो नहीं। अतः दोनों अलग अलग तथ्य हैं, ये दोनों तथ्य सत्य भी हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या क्या नहीं करते, आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के का कारण नहीं है? तो निम्न उत्पादकता का क्या कारण नहीं? शाकाहारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। प्रचंड बेरोजगारी वगैरह, जनसंख्या का दबाव, भूजात जो भूजोत है उसका छोटा होना, ये सब निम्न उत्पादकता के कारण है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी यानी कि हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो, और भूजोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं ना, सहकारी यानी सहयोग करके। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। देखिए यहाँ संकार लिखा है चालू को, इनको पता नहीं क्या होता है, इतनी टफ भाषा देके क्या ही मिलता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। संकार का जोत चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, क्योंकि अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन के चक्कर में जो एक तो जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल उसके पास ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, बड़ा जोत जो होंगी वो बड़ी होंगी। इसका आंकड़े पढ़ लेते हैं एक बार।
इससे संबंधित। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ था? राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति यानी कि जनगणना जो है 1516 के द्वितीय चरण के अनुसार देश में कुल जो है 157.82 मिलियन हेक्टेयर प्रचालन भूमि यानी क्षेत्र जो है, एरिया जो है, ऑपरेटेड एरिया है, में सर्वाधिक योगदान राजस्थान 20.87 मिलियन हेक्टेयर का है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र 20.50 मिलियन हेक्टेयर का तथा उत्तर प्रदेश 17.45 मिलियन हेक्टेयर का स्थान है, जबकि देश के क्रियाशील जोतों यानी कि ऑपरेशनल होल्डिंग जो है 146.45 मिलियन में सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश कितनी है? 23.82 मिलियन। बिहार में 16.41 मिलियन से में है। आगे देखते हैं, भारत में कृषि को समझा जाता है तो भारत में कृषि को एक जीविकोपार्जन यानी जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए यानी जीवन को चलाने के लिए एक साधन है ना, व्यापार करने के लिए नहीं कृषि करते लोग, खाने भर का हो जाए उतने में हो जाता है ना कृषि का जीविकोपार्जन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है। ये बात एकदम स्पष्ट है क्योंकि हमारी कृषि जो है वो वर्षा पे ही डिपेंड रहती है अधिकतम कृषि, क्योंकि देखिए एक उसके पीछे रीज़न है, गरीबी जो है बहुत बड़ी समस्या होती है। तो गरीबी के चक्कर में ही लोग क्या करते हैं कि डीजल या खर्चा ना हो, सिंचाई में डीजल लगता है, या नहरों की जो उपलब्धता है वो हर खेत तक नहीं है ना, ये भी कारण है एक। तो इसके लिए वो मौसम पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। ये देखिए, प्रश्नकाल के दौरान भारत में दालों की खेती के अंतर्गत 12.7%, 2011-12 में 16.1 था। भाग को ही सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, शेष जो है 83.9% भाग वर्षा द्वारा पोषित है। देखिए 12 जो है सिंचाई सुविधाएं हैं, यानी कि वहाँ पे ट्यूबवेल हैं, वहाँ पे पंप, हैंड पंप लगे हुए हैं, वहाँ पर नहरें गई हैं, बाकी जो 83% है वहाँ तक कोई सुविधाएं नहीं, तो वो क्या वर्षा पे डिपेंड रहता है। पिछले 2 दशकों में दालों की खेती देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय दालों की खेती के अंतर यहाँ 246.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। वही वर्ष 2004-05 में यह घटकर कितना हो गया? 227.6 लाख हेक्टेयर की रह गया। और यह गणना कुल क्षेत्र में दालों का भाग 2 गुना हो गया, जो गलत है। आगे देखते हैं, विश्व के कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की कृषि का लगभग 29% भारत में किया जाता है, अतः ऑप्शन सी भी गलत है। 2021 फाओ में विश्व में शेष 10 चावल उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग 28.06% भारत में किया है। भारत की खेती कुल क्षेत्रफल से लगभग 23.7%, 2011-12 में 22 था। 23 भाग पर चावल की कृषि की जाती है, ना कि 34% पर। आर्थिक समीक्षा 22 और 23 के अनुसार भारत के खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में लगभग 35.55% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। ये अच्छा पॉइंट है, एक फैक्चुअल है बट अच्छा है, तो ये आप याद रखेंगे कि हम जो है 35% पर चावल की खेती करते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के बड़े उपभोक्ता हैं, कौन हैं? तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके पास तो चलो ठीक है कि एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, उत्पादकता बढ़ानी है, तो बस क्या उर्वरक डालते रहो, इसलिए उर्वरक ज़्यादा हो गए। और ये आंध्र प्रदेश भी इसका अच्छा खासा यूज़ करता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है एक्सप्लेन इसका। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। एक्सप्लेन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है, माफ़ करिएगा, उत्तर प्रदेश जो है 3842.04 कुल उर्वरक उपभोग जो है 1000 टन में दिया। तो सोचिए 3842 टन उर्वरक उत्तर प्रदेश यूज करता है। ये आंकड़े जो हैं 2013 और 14 के हैं। तो आंध्र प्रदेश वो 31.19 यानी 3119.43 हज़ार टन यूज करता है। 2020-21 के आंकड़े क्या हैं कि उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश जो है अब कितना हो गया है, ये देखिए आप एक बार ये तुलना देखिए ज़रा, जो 38 था वो 5628 हो गया है, जो 3842 था। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आ गया है, 3413 हो गया है। और मध्य प्रदेश तीसरे पे आ गया, 2893 हो गया। आप देख रहे हैं उर्वरक का कितना ज़्यादा प्रयोग बढ़ा है, जो हमारी मृदा को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। अगला प्रश्न है, हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था लोबिया में, ऑप्शन डी यानी बोडा भी कहते हैं कहीं कहीं इसको, बोंडा या लोबिया है ना, हम लोग लोबिया कहते हैं, मतलब जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इन सब क्षेत्रों में लोबिया कही जाती है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा या लोबिया में 0.49% पाई जाती है।
हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उनमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढांचा जो है 0.42%, सनई में 0.43% और ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं नई सुधरी। आप यहाँ पे हमें माफ़ कर दीजिएगा, कहीं कहीं पे मैं हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके बोल देती हूँ, मतलब इंग्लिश के शब्द जैसे 4-2 ये, तो वो थोड़ी सी आदत में सुधार रही हूँ और बाकी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। नई सुधरी नई गई उस सरस में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है तो लोबिया, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तो संतुलित उर्वरक क्या होगा, उससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ाने के लिए, बात ठीक है। खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। मतलब खाद्य की गुणवत्ता उन्नत बनाने के लिए, ठीक है। भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, तो ये सभी सही है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 33 नंबर प्रश्न है, ये देखते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तो कहाँ पर? तो तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पर उच्च उत्पादकता पाई जाती। देखिए यहाँ उत्पादन और उत्पादकता में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। 1 बीघे में कितना उत्पादन हो रहा है और दूसरे एरिया में उसी 1 बीघे में यहाँ 4 क्विंटल हो रहा है, यहाँ 5 क्विंटल हो रही है, यानी इसकी उत्पादकता ज़्यादा है ना। क्षेत्र उतना ही है, क्षेत्र मतलब जो एरिया है वो उतना ही है, इसको उत्पादकता कहते हैं ना। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र है। विकल्प बी जो है सही उत्तर है। आगे देखते हैं। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। देखते हैं। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वार्षिक पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन यानी कि BCM में इस प्रकार है। कैसे? जैसे आंध्रा में 27.23% और मध्य प्रदेश में 35 है, उत्तर प्रदेश में 71 है, पश्चिम बंगाल में 23 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से भारत में ठेकेदारी कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने में अग्रणी है? तो ऐसा जहाँ पे हरित क्रांति, जब बड़े जोत वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे ये सब ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि किसान थोड़ा मतलब एक तो खेती को लेके भी वो हो, व्यवसायिक उनका मूड हो और निर्वाह योग्य खेती ना करते हो, है ना। उनके पास जो जोत है वो बड़ी हो। पंजाब ऐसा है जहाँ ठेकेदारी कृषि को लागू करता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। हरित खेती में सन्निहित है तो क्या क्या सन्निहित है उसमें पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है जैविक खेती और बागवानी पर जोर। अगला आगे बात है कि बागवानी और पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। तीसरा पॉइंट है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो ये ठीक है। खाद्य पाद तीसरा ऑप्शन सही है। अगला चौथा ऑप्शन दिया इन्होंने कि खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो जो हरित क्रांति होती है हमने देखा था, हरित खेती वही है जहाँ पे जैसे जो हम उर्वरक है, उर्वरक की जगह क्या यूज़ करेंगे, वही फसल जो है वहीं पे काट के डाल दी जाए जिससे वही खाद के रूप में बन जाए, है ना। तो ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि, हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा शब्द है, पूछ सकता है कि हरित खेती का उल्लेख सबसे पहले किसने शुरू किया। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। ये आप देख सकते हैं। इसी को क्या ना पहले हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षण कृषि कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संरक्षण कृषि, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो पहली है कि जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, आय समानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। तो जलवायु परिवर्तन का असर भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव से नहीं पड़ा, ये बात असत्य है, क्योंकि इसका प्रभाव तो संपूर्ण विश्व पे है ना। आगे देखते हैं। ऑप्शन ए जो राइट ऑप्शन है।
भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में की गई, जब क्या आया था एलपीजी, है ना। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय समानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीज ग्राम संकल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो सीड विलेज कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। तो किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरे के से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। एक पॉइंट ऑप्शन बी है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, जिसके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत से गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ये ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए यानी कि ईयर मार्क करना है। तो ये तो बात ठीक नहीं लग रही कि अनन्य रूप से अनन्य अधिकार नहीं होने चाहिए। और चौथा है कि ग्रामों में उद्यमियों को अभिजात यानी आइडेंटिफाइड करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो देखिए ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है उनका आधिपत्य हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, इसका ज़्यादा ऑप्शन बी सही है। बी कह रहा है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देंगे तो वो खुद ही मतलब जो है गुणवत्ता युक्त बीज यूज करेंगे। इसके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराना। ये फैक्ट्री वगैरह लाने से अच्छा है, बेहतर कि इन्होंने जो ऑप्शन बी दिया वो राइट सही ऑप्शन है कि हम जो है गुणवत्ता युक्त बीज लाने के लिए उनको खुद योग्य बनाएंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे, है ना, और सस्ते बीज उपलब्ध कराएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, बीज ग्राम संकल्पना यानी कि जो सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों किसानों को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि वे अपनी पसंद के फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की ज़रूरतों को उचित समय पर और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एग मार्क। तो हमने एग मतलब पढ़ा था एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एग मतलब अंडा वाला भी दिया रखा है। तो ये है, हमने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर के अनुसार मतलब जो कृषि मतलब उनका ये है कि गुणवत्ता वाली गारंटी की जो मुहर लगी होती है कि केंद्र सरकार द्वारा ये चलाई गई थी कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के यानी कि उसके अकॉर्डिंग है, एग्रीकल्चर में उनकी एक विशेष क्वालिटी है, उनको एग मार्क देते हैं। वो इको मार्क है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं ना। तो वो ये जो एग मार्क वाला है ये 1937 में आया था और इको मार्क 1991 और 92 आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो ये ऑप्शन है कि अंडा उत्पादन के लिए सहकारी समिति, तो ये गलत है। कृषकों की एक सहकारी समिति नहीं, अंडों की एक विनियमित मंडी है नहीं। एग मार्क एक क्या है, मोहर है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को दी जाती है। आगे देखते हैं, एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद यानी ग्रेडिंग मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और समृद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्कीकृत को प्रोत्साहित करती है। विकल्प डी जो है ज़्यादा सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है। तो इन्होंने दे रखा है 1 हेक्टेयर से कम, है ना। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। ये आप एक बार प्लीज़ फैक्ट है, सीमांत कृषि और लघु कृषि इनका अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शब्द आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपको अंतर पता होगा। तो 1 हेक्टेयर से कम, है ना, ये मांत हो गए, मान जाते हैं जो सीमांत है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, इसका विस्तार पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है आकार क्या है, उनको क्या कहेंगे, कितने आकार में कितने मात्रा, उनके समूह के नाम क्या हैं। तो सीमांत जो होते हैं कृषि वो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं। छोटी जोत वाले जो होते हैं 1-2 हेक्टेयर के बीच में होते हैं।
अर्ध मध्यम जोत वाले होते हैं 2 से 4 के बीच में होते हैं, मध्यम जोत वाले 2 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत वाले 10 से अधिक हेक्टेयर जो भी हैं वो बड़ी जोत वाले होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि, हमने पीछे उसी का दूसरा नाम पढ़ा था हरित कृषि। तो ये संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आना चाहिए दिमाग में, अच्छा ये बात तो सही कह रहा है, तो हम देखते हैं क्या क्या इसमें सही है। तो एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, तो ये बात ठीक है। अगर हम उनका वो करेंगे ना, इनको वो करेंगे, मतलब उनके इन पे वॉर करेंगे, एक धान्य कृषि जो पद्धति होगी उस पे प्रहार होगा या परिहार होगा, उसकी जगह पे इनको ले आएंगे। तो ये बात ठीक गलत है, क्योंकि एक धान्य फसल जो पद्धति होती है अच्छी नहीं होती है। तो ये पहला ऑप्शन काट देंगे, पहला जहाँ पे काटेंगे तो ये 2 हमारे चले जाएंगे। अभी देखते हैं आगे क्या है। न्यूनतम जोत को अपनाना, तो कृषि संरक्षण के अंतर्गत ठीक है, ये बात ठीक ही है कि हाँ, एक तो दोनों में 2 है तो 2 सही होगा। बागानी फसलों की खेती का परिहार, तो ये बागानी फसलों की खेती का परिहार या विकल्प नहीं हो सकता, ये बात भी गलत है। अगला प्रश्न है, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, तो इसमें तो कर रहे थे, हमने देखा भी था कि जो फसल अवशेष थे उसी में डाल देते थे, उससे मृदा ढक जाती थी, यानी कि वो खाद के रूप में उसी में बन जाती थी। चौथा भी सही है, यानी कि सी जो है ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये देखिए ये ऑप्शन सी है। आगे पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेन पढ़ लेंगे तो और स्पष्टता होगी। देखिए यहाँ पे संरक्षण कृषि, देखिए ये सब हम वही दोहरा के पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाए, हमारा रिवीजन होता जाए। संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को बहुत कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सके, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित कृषि वृद्धि होती है। इससे कृषि क्रियाओं धराड़ा शून्य कर्षण अति न्यून कर्षण यानी कि 0 टिलेज या मिनिमम टिलेज के साथ कृषि रसायनों के एवं कार्बनिक स्रोतों से संतुलित व समुचित प्रयोग होता है, ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं, इससे मृदा संरक्षण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं, संरक्षित खेती में फल विविधीकरण, संरक्षित खेती में जो फसल का विविधीकरण होता है एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे धान गेहूँ फसल प्रणाली की से किसान एक ही खेती में लगा रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होती है तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरकता तो बनाए रखता है तथा फसल से संबंधित कीटों और रोग व्याधि को भी कम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो इन्होंने लिखा है कि सभी विकल्प जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। अच्छा, कुशल सिंचाई हो तब भी बढ़ेगी, गुणवत्ता युक्त बीज हो तब भी बढ़ेगी, उर्वरकों का प्रयोग हो तब भी बढ़ेगी, कीटनाशकों का प्रयोग हो तब भी बढ़ेगी। तो ये सारे ऑप्शन सही है। अगले का है कि कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा सही है। 15-16 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो लघु एवं सीमांत कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। तो ये बात ठीक है, मालिक कम के हैं लेकिन करते हैं बहुत बड़े क्षेत्र पे। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, तो ये बात भी ठीक है। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम पे है, तो हमने देखा था लोग कम है क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो बात ठीक थी। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार लघु सीमांत किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% क्षेत्रों में मालिक हैं। राज्यवार कुल जो कृषि योग्य भूमि के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राज्यवार किसानों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र जो है वो किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। इस प्रकार जो हमारा कृषि वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम जो पढ़ेंगे वो हरित क्रांति है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त हैं या फिर जो यूपी बीसीएस यूपीएससी या फिर किसी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी करें। थैंक यू।